प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से चैनल पर यह फोल्डर भी मौजूद है, एक प्लेलिस्ट मौजूद है। वहां जाकर आप हिंदी साहित्य के इतिहास की पिछली कक्षाएं ले सकते हैं, क्योंकि उन कक्षाओं में हमने हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा को हमने पूर्ण किया है। आप आवश्यक रूप से उन कक्षाओं को देखें। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है, जिसका नाम है हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी उपलब्ध है। आज हम बातचीत करेंगे हिंदी साहित्य के आरंभ के विषय में, हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप बारे में और हिंदी साहित्य के प्रथम रचना के बारे में। इस प्रकार की बातचीत आज की हम कक्षा में करेंगे, तो आप देखना शुरू करिए। सबसे पहली बात, साहित्य इतिहासकारों के सामने, सभी विद्वानों के सामने ये प्रश्न रहा है कि हिंदी साहित्य का आरंभ कहां से माना जाए। हिंदी साहित्य का आरंभ कहां से माना जाए, इसका आप मतलब समझिए। हिंदी से पहले बोली जाने वाली भाषा है अपभ्रंश। अपभ्रंश जब जन भाषा के निकट हो गई तो इसे अवहट्ठ कहा जाने लगा और उसके बाद हिंदी विकसित हुई। साहित्य इतिहासकारों के सामने सदैव यह प्रश्न रहा है कि कहां अपभ्रंश साहित्य को समाप्त समझा जाए और कहां हिंदी साहित्य को आरंभ समझा जाए। तो विद्वानों के प्रसिद्ध कथन है, परीक्षाओं में प्रायः कथन पूछे जाते हैं। अपभ्रंश और अवहट्ठ में क्या अंतर है, यह हम सबसे पहले देख रहे हैं। देखना शुरू करिए। हिंदी भाषा के आरंभ का प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न हिंदी भाषा के आरंभ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। विद्वानों के लिए सर्वाधिक विचारणीय बिंदु यह रहा है कि अपभ्रंश भाषा कहां समाप्त हुई, वह हिंदी भाषा कहां से प्रारंभ हुई। शुरुआती जो इतिहासकार हैं जैसे गारसा तासी या जॉर्ज ग्रियर्सन, वो इस अंतर को ठीक से स्थापित नहीं कर सके, कहां अपभ्रंश समाप्त हुई है, कहां हिंदी आरंभ हुई है। देखिए, यद्यपि 15 अपभ्रंश अपने मूल रूप में, साहित्य की भाषा के रूप में अपभ्रंश अपने मूल रूप में 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही। परीक्षा में पूछा जाने जैसा सवाल है कि अपभ्रंश में साहित्य रचना कब तक होती रही। हम हिंदी भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी में मानते हैं। 1000 ईस्वी में हालांकि हिंदी भाषा प्रारंभ हुई, पर साहित्य की भाषा के रूप में अपभ्रंश का प्रयोग 15वीं शताब्दी तक चलता रहा। तथापि 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई। अपभ्रंश से एक और बोलचाल की भाषा निकलकर साहित्य रचना का माध्यम बन गई। इसी भाषा को विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश, पुरानी हिंदी या अवहट्ठ कहा है। इस बात को ठीक से समझिए कि अपभ्रंश साहित्य की भाषा थी, पर उससे एक अन्य भाषा निकलकर साहित्य का माध्यम बन गई। इस भाषा को विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश कहा है, पुरानी हिंदी कहा है या अवहट्ठ कहा है। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कथन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी महान कथाकार होने के साथ महान आलोचक, महान विद्वान भी हैं। उन्होंने लिखा है, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। जिसको हम उत्तर अपभ्रंश कहते हैं उसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। तो परीक्षा में पीएससी इस आशय के प्रश्न बनाती है। कैसे बनाएंगे वो प्रश्न कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। आपको ये जानना पड़ेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। यह कथन भी उद्धृत किया जा सकता है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। यह कथन किसका है, तो आपको याद रखना है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर काव्य विशेष की कोई प्रवृत्ति विशेष निश्चित नहीं हो सकती। हालांकि शुक्ल जी ने माना है कि उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं से हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसकी कोई प्रवृत्तियां हमें पता नहीं चलेगी। हिंदी साहित्य के आरंभ में जो आदिकाल है उसकी प्रवृत्तियों का निश्चय उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं से नहीं हो सकेगा, ये शुक्ल जी ने माना है। फिर भी साहित्य के इतिहास में
उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को स्थान दिया है। प्रसंगवश हम थोड़ी बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बारे में। तो आचार्य शुक्ल का जो इतिहास है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके कथन लगातार वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता भर्ती में पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने चैनल पर एक सीरीज शुरू कर रखी है आचार्य शुक्ल को पढ़ते हुए। चैनल को सब्सक्राइब करके जब आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहां एक प्लेलिस्ट पर आपको वीडियो ही मिलेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ते हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास की जो भूमिका है उस पर मैं कक्षा कर चुका हूं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। उस पीडीएफ को निकालिए, वीडियो को देखिए और बार बार उसको पढ़कर याद करिए, ताकि जब प्रश्न पूछा जाए आचार्य शुक्ल का कोई कथन तो आपके पास उसका ठीक उत्तर हो। देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपभ्रंश साहित्य को आदिकाल में स्थान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को स्थान दिया, श्याम सुंदर दास जी ने भी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन देखिए, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल, जिसे हिंदी साहित्य का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। ये पूछा जाने जैसा कथन है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव किस विद्वान ने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं, कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा पुरानी हिंदी के रूप में चलती रही थी, तथापि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। 12वीं शताब्दी तक वो पुरानी हिंदी के रूप में चलती रही, पर उसमें नए शब्दों का आगमन शुरू हुआ, जिससे हिंदी विकसित हुई। सारांश यह है, देखिए ये भी आपको कथन के रूप में पूछा जा सकता है। सारांश यह है कि अपभ्रंश हिंदी से पृथक भाषा है, उसका अपना साहित्य है, परंतु उत्तरकालीन अपभ्रंश, जिसे पुरानी हिंदी भी कहा जाता है, अवहट्ठ भी कहा जाता है, हिंदी का प्रारंभिक रूप है। अतः उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं आदिकाल की सामग्री है। वह सिद्धों की रचनाओं से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्ति संगत होगा। सिद्धों की जो रचनाएं हैं वो अवहट्ठ में हैं, उत्तर अपभ्रंश में हैं, और हम हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सरहपा का नाम जानते हैं, उन पर हम विचार कर रहे हैं। इसलिए उत्तर अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य को आरंभ माना जाना समीचीन है। देखिए, हिंदी भाषा के प्रथम कवि पर हम बात करें, बड़ा सीधा सवाल पीएससी इस पर पूछती है। हम देख रहे हैं हिंदी भाषा के प्रथम कवि, हिंदी साहित्य के प्रथम कवि किसे कहा जाए? विद्वानों की अलग अलग राय है, सबकी राय आपको याद रखनी है। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में विद्वानों ने अनेक कवियों पर विचार किया है। विभिन्न मतों का सार इस प्रकार है, विद्वानों की जो अलग अलग राय है वो इस प्रकार है। क्या क्या? पहली राय ठाकुर शिव सिंह सेंगर की है, जिन्होंने शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड, जो 7वीं शताब्दी में है, उसे हिंदी का प्रथम कवि माना था। शिव सिंह सरोज जो उनकी रचना है शिव सिंह सेंगर जी की, उसमें उन्होंने हिंदी के प्रथम कवि को पुष्य या पुंड नाम से माना, लेकिन पुष्य या पुंड की कोई रचना अभी तक उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उनकी पुस्तक है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू स्पष्ट ही अपभ्रंश के कवि हैं, उत्तर अपभ्रंश के नहीं हैं, इसलिए उनको प्रथम कवि नहीं माना जा सकता। और राहुल सांकृत्यायन ने, देखिए यदि आपको अब पूछा जाए कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है और किसने माना है, तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है सरहपाद को या सरहपा को, उन्हीं को हम हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद, जो 8वीं शताब्दी में है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपाद 84 सिद्धों में से एक थे। सिद्ध एक संप्रदाय है, जब हम आदिकाल पढ़ेंगे तो सिद्ध संप्रदाय पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि मैं विद्यार्थियों की तैयारियों में कमियां देखा हूं कि वो केवल रासो साहित्य पढ़कर परीक्षा देने के लिए चले जाते। प्रश्न पूछा जाता है सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से, तो वो छूट जाता है। इसलिए हम समग्र पढ़ेंगे आदिकाल को। देखिए, तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है, आप इसको निश्चित कर लीजिए कि सरहपा है हिंदी के प्रथम कवि। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने
ऐसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी के प्रथम कवि किसको माना है? भरतेश्वर बाहुबली रास एक रचना है, उसके रचयिता हैं शालिभद्र सूरी, उनको हिंदी का प्रथम कवि गणपति चंद्र गुप्त जी ने माना है। राहुल संकृत्यायन जी ने सरहपाद को माना है और यही मत सर्वमान्य है। इसी मत को वर्तमान में मान्य समझा जाए। अगला देखिए, क्या कारण है कि हमने सरहपा को प्रथम कवि माना? किस औचित्य से हमने स्वयंभू को प्रथम कवि नहीं माना और शालिभद्र सूरी को भी प्रथम कवि नहीं माना? क्या औचित्य है कि हमने सरहपा को प्रथम कवि माना? इस बात को ठीक से समझिए, क्योंकि परीक्षाओं में पीएससी केवल सूचनाएं नहीं पूछती। केवल सूचनाएं पूछती तो पेपर बहुत आसान होता, मैं सूचनाएं आपको रटा देता, आप परीक्षा में कर देते, पर वो अवधारणाएं साथ पूछते हैं। इसका विशेष ध्यान आप लोग रखिए। देखिए, सरहपाद की कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है। अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है और उत्तर अपभ्रंश प्रधान हो गई है। बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है, जिसे आप उत्तर अपभ्रंश कहते हैं, पुरानी हिंदी कहते हैं, अवहट्ट कहते हैं, प्रयुक्त हुई है, इसलिए उनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाए। अपभ्रंश पीछे छूट गई है और उत्तर अपभ्रंश की भाषा प्रधान है, इसलिए उन्हें प्रथम कवि माना जाए। वर्ण्य विषय, जिन बातों को उन्होंने वर्णन किया है, और काव्य चेतना की दृष्टि से सिद्ध साहित्य भक्तिकाल का बीजांकुर है। भक्तिकाल में जब हम पढ़ेंगे कबीर इत्यादि को, तो ये स्थापित तथ्य है कि वो नाथों और सिद्धों से प्रभावित है। सिद्धों व नाथों के काव्य में भक्तिकाल की आधार भूमि तैयार की है। इस कथन को आप सदैव के लिए याद रखिए। परीक्षा में पूछा जाता है कि भक्तिकाल का बीज कहाँ है? नाथों और सिद्धों में है। पर ऐसा नहीं है कि भक्तिकाल केवल उन्हीं से प्रभावित है, अन्य अन्य प्रभाव भी हैं, पर नाथों और सिद्धों की जो कविता है उसी का विकसित रूप हमको निर्गुण भक्ति में मिलता है। देखिए, सरहपाद की कविता दोहा और पद शैली में रची गई है। आप लोग जानते हैं कि दोहा हिंदी में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। पद भी बहुत लोकप्रिय हैं, जैसे सूरदास, मीराबाई इत्यादि ने पद ही लिखे हैं, तुलसीदास जी ने भी पद लिखे हैं, और दोहा लोकप्रिय है। यही शैली बाद में हिंदी साहित्य में अपनाई गई। ये 3 कारण हैं मुख्यतया कि हम सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। देखिए, सरहपाद की रचनाओं के उदाहरण देखिए। ये इस आशय से मैं लिख रहा हूं, इस पीडीएफ में आपको इस आशय से पढ़ा रहा हूं कि हिंदी के प्रथम कवि हैं। उनकी कोई एक पंक्ति देकर पूछी जा सकती है कि किसकी पंक्ति है। देखिए, इसका अर्थ मैं समझा रहा हूं, इसको समझिए कि घोर अंधारे चंद्रमणि, चंद्रमणि का अर्थ है चंद्रमणि, चंद्रमणि यानी चंद्रमणि, जी में उज्जोय करई, जैसे उजाला करती है। घोर अंधेरा हो और वहां कोई चंद्रमणि अचानक उजाला कर दे, परम महासुख एक कुक्षण, वैसे परम महासुख का एक क्षण। एक कुक्षण इसका अर्थ है एक क्षण। दूरिये अशेष करे, पाप का हनन कर देती है। परम महासुख का एक क्षण समस्त पापों को नष्ट कर देता है। और अगला देखिए कि पंडित सैल सत्य बखानई, पंडित जो हैं यानी विद्वान जो हैं, सैल सत्य बखानई, वो कहते हैं कि सभी चीजें सत्य हैं। देह ही रुद्र बसंत न जानई, लेकिन शरीर में रुद्र बसता है उसकी उसको जानकारी नहीं है। पुस्तकों के बारे में बताता है, प्रवचन करता है विद्वान, पर शरीर के भीतर रुद्र बसता है। देखिए, रुद्र और बुद्ध दोनों पाठ मिलते हैं। अगर आप कहीं ये देखें कि देह ही बुद्ध बसंत न जानई, शरीर में बुद्ध रहता है, तो ठीक होगा। रुद्र भी पाठ हमको मिलता है। अमणागमन न तेन विखंडिया, अमणागमन का अर्थ है आगमन, संसार में बार बार आगमन, आना और जाना। जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक संसार में आना और जाना है। तो अमणागमन न तेन विखंडिया, उसने आने जाने के चक्र को तोड़ा नहीं है। तो भी निर्लज्ज, निर्लज्ज का अर्थ है निर्लज्ज, लज्जाहीन, तो भी वो लज्जाहीन क्या कहता है? भणई यानी कहता है। अपभ्रंश में भणई का अर्थ होता है कहना। भणई हऊ पंडिय, वो कहता है कि मैं पंडित हूं। उसने आने जाने के चक्र को अभी तोड़ा नहीं है। शरीर में बुद्ध बसा है, उसको जानकारी नहीं है, फिर भी वो निर्लज्ज है और कहता है कि मैं पंडित हूं। आपको यह अर्थ इस आशय से बता रहा हूं कि कबीर की कविताओं में जो पंडितों को की गई फटकार है, वो सरहपाद का बड़ा सीधा प्रभाव है। देखिए,
जहां मन पवन न संचरी, जहां मन और पवन नहीं जाते, रवि शशि नाही प्रवेश, सूर्य चंद्रमा भी वहीं नहीं जाते, तेहि वट चित्त विश्राम करूं, सरह कहिए उवेश, उवेश का अर्थ है उपदेश, वहां अपने मन को पहुंचाओ, जहां सूर्य और चंद्रमा नहीं जाते, जहां पवन इत्यादि नहीं पहुंचती, वहां तक अपने मन को ले जाओ। तो जो भीतर की साधना है, आप कबीर इत्यादि की कविता में देखते हैं, वो सिद्धों का स्पष्ट प्रभाव है। देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी माना। ये पूछा जाने जैसा प्रश्न है। राहुल सांकृत्यायन ही पहले व्यक्ति हैं, महापंडित है राहुल सांकृत्यायन। आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो, राहुल सांकृत्यायन को पढ़िए, चमत्कृत कर देने वाला उनका जीवन है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी माना है और डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने 633 ईस्वी उनका समय बताया है। दोनों विद्वानों ने समय में खूब अंतर किया है, इसको भी आप याद करिए, कभी नाम से पूछा जा सकता है प्रश्न। और देखिए, सरहपाद की एक और रचना, जीवंत सो जो नर मरई, जो जीवित ही मर जाता है, सो अजरामर होय, वो अजर और अमर हो जाता है। गुरु उपदेश से विमली सो परगणना होय, जो गुरु के उपदेशों से विमलता को प्राप्त कर लेता है, वही ईश्वर के निकट पहुंचता है। ऐसा सरहपाद की कविता है। देखिए, गुरु के उपदेश, जीवित ही मर जाए, जो मर जाए वो अजर अमर हो जाए। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कबीर पर इनकी कविता की बड़ी ध्वनि है। तो सरहपाद हिंदी के पहले कवि हैं, पर उनकी कोई पुस्तक हमको नहीं मिली है। विद्यार्थियों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि आप पहला कवि बताते सरहपाद को, लेकिन पहली रचना सरहपाद की नहीं बताते। रचना के रूप में उनका कुछ मिला नहीं है। उनकी कविताएं यहाँ वहां मिली हैं, उनको संकलित किया गया है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने भी किया है, अन्य लोगों ने भी किया है, पर कोई पुस्तक हमको सरहपाद की मिल नहीं सकी है। तो देखिए, पहली रचना क्या है। हिंदी की प्रथम रचना, पुस्तक के रूप में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हिंदी की प्रथम पुस्तक, समझिए इसको। आचार्य देवसेन एक जैन आचार्य हैं, इसकी रचना श्रावकाचार, देवसेन जी की जो रचना है श्रावकाचार है, उसे हिंदी की प्रथम रचना कहा जाता है। आपको आचार्य देवसेन जी का नाम याद रखना है, पुस्तक का नाम याद रखना है, श्रावकाचार। वर्ष भी याद रखना है, किस वर्ष रचना हुई है। 933 ईस्वी उनका समय है। और वर्ण्य विषय, किस चीज का वर्णन है। आचार्य देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया है। अब देखिए, श्रावक धर्म क्या होता है। जैन जो धर्म है, जैन धर्म का जो पालन करने वाले गृहस्थ हैं, वो श्रावक कहलाते हैं। जैन धर्म का पालन करने वाले जो गृहस्थ हैं, उनको श्रावक कहलाते हैं। मैं जैन धर्म को बहुत नजदीक से देखा हूं। जैन विश्व भारती में मैं स्कॉलर रहा एमफिल के दौरान, वहीं मैंने अपभ्रंश भी सीखी। अपभ्रंश सीखी, संदेश रासक और जो अपभ्रंश की कविताएं जिनके भी आप नाम पढ़ते हैं, पाहुड़ दोहा इत्यादि मूल पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। तो जैन धर्म बहुत अद्भुत धर्म है, बहुत अद्भुत धर्म है जैन धर्म। बहुत सारी विचार दृष्टियां हैं उस धर्म में। तो उसके जो गृहस्थ हैं, उन्हें श्रावक कहा जाता है। देखिए, तो हिंदी की प्रथम पुस्तक आचार्य देवसेन जी की श्रावकाचार है। उन्होंने अपभ्रंश में भी लिखी है कुछ पुस्तकें, पर वो हमारे प्रयोजन की नहीं है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो माना जाता है। ये अलग बात है कि उसकी प्रामाणिकता विवादास्पद है, पर आपको इस झमेले में नहीं पड़ना है। अगर पेपर सेटर ये प्रश्न पूछ ही डाले कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो उत्तर होगा चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है। क्या लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तो हम समग्र पढ़ने वाले हैं परीक्षा से पहले ही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध है। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए विशेष प्रकार का आकर्षण है। पृथ्वीराज के वो दरबारी सामंत कवि रहे हैं, इसलिए हिंदू जनता उनकी ओर अधिक आकृष्ट है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वे हिंदी के प्रथम महाकवि और उनकी रचना हिंदी का प्रथम महाकाव्य
माना जाती है। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी प्रामाणिकता को संदिग्ध माना है। पृथ्वीराज रासो जो मिला है उसको अप्रामाणिक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो देखिए, यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य मानते हैं, तथापि ग्रंथ की प्रामाणिकता को संदिग्ध मानते हैं। एक ओर तो वो कह रहे हैं कि प्रथम महाकाव्य, दूसरी ओर कह रहे हैं कि उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। इस आशय को समझिए, जो अंतर विरोध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े विद्वान का, इस पर पीएससी प्रश्न पूछती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन और भी पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखा है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कक्षा में करेंगे, पर इस कथन जो मैं लिख रहा हूं उसको ठीक से याद करिए। क्या लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं, ग्रंथ यानी पृथ्वीराज रासो, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी अधिक निराश होना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेठिकाने है। इस ग्रंथ की भाषा बहुत गड़बड़ है। ये कथन देकर पूछा जाता है किस ग्रंथ के बारे में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, तो पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखा है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इस दशा में भाटों के इस वागजाल के बीच कितना अंश असली है, कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के, न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। शुक्ल जी ने लिखा है इसकी भाषा बहुत गड़बड़ है, ऐतिहासिक रूप से तो गड़बड़ है ही, भाषा की दृष्टि से भी गड़बड़ है। इसलिए यह न तो इतिहास के, न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का ये कथन देकर आपको पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पुस्तक में पृथ्वीराज रासो के बारे में शुक्ल जी का ये कथन है। दूसरी बात, इसको देखिए आप लोग कि हम जो कक्षा चला रहे हैं वो जो पीडीएफ है उसको प्रिंट करना है, और जब मैं साहित्य का इतिहास पढ़ाऊं तो आप इस बात को समझिए कि वो वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता दोनों के लिए है। जब कक्षा शुरू होती है तो प्राय मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि एक दिन व्याख्याता के लिए विशेष कक्षा हो सके, एक दिन वो ऐसी कक्षा हो जो वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी हो। तो साहित्य का इतिहास और स्कूल व्याख्याता का पाठ्यक्रम दोनों साथ साथ चल रहा है। वरिष्ठ अध्यापक के जितने विद्यार्थी हैं उनको साहित्य का इतिहास आवश्यक रूप से पढ़ देना है। साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, व्याकरण इत्यादि आपको आवश्यक रूप से पढ़ देनी है। अगर आप केवल वरिष्ठ अध्यापक के विद्यार्थी हैं तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।